आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को एक नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है और कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर, ईडी वर्सेस ममता बनर्जी के मुद्दे को लेकर, तो ममता दीदी को एक बड़ा झटका लगा है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल ना डाले, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने अब 3 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। तब तक ऐसे में ममता सरकार की मुश्किलें जाहिर सी बात है बढ़ गई है। कैसे ममता सरकार की अब ये मुश्किलें बढ़ी हैं उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको लेकर किस तरीके का सियासी भूचाल मचा है, कैसे प्रतिक्रियाओं का दौर देखा जा रहा है, पहले जरा आप वो सुन लीजिए। एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, the state government is to aid and assist the investigating agencies of the center. Aid and assist. उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। तो पहला बिंदु, ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय ने। देखिए, खुद ममता बनर्जी एज ए सीएम जिस प्रकार बिहेवियर कर रही हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। हम तो बंगाल के लोग शर्मिंदा ही हैं। पूरा देश चिंतित है कि लोकतंत्र कहां जा रही है। आज अदालत में जाना पड़ रहा है क्योंकि सारी व्यवस्था को तोड़ करके वो अपना व्यवहार हद तक पहुंच गए हैं जहां इसके आगे नहीं जा सकते हैं। लोकतंत्र में इसका कोई अनुमति नहीं है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। अदालत को कड़े स्टेप्स लेना चाहिए और यहाँ बंगाल के लोगों की ऊपर से पानी बह रही है। लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। छोटा मोटा धक्का तो मिलता ही है कोर्ट से, लेकिन अंतिम जो धक्का वो हम देने वाले हैं बंगाल में ममता बनर्जी को। थोड़ा ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है, ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कैलकाटा पुलिस ने, उसको स्टे किया है। लेकिन ये देखने में बुरा लगता है कि ईडी और बंगाल के पुलिस दोनों के बीच टकराव हो रहे हैं। ये देखने को बुरा लगता है। हमारे जो संघीय ढांचा है, संघीय जो परंपरा है, ये संघीय परंपरा को केंद्र और राज्य दोनों ही ये हमारे संघीय ढांचा को बनाए रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए दोनों ओर से प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने जो याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो पहले से जारी थी अब वो और भी ज्यादा बढ़ गई है और केंद्र और राज्य के बीच का जो संघर्ष है वो थोड़ा और बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में प्रश्नकाल के वो सवाल अब आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज होगी चर्चा। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सवाल आपके सामने, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र और राज्य के बीच का संघर्ष और भड़केगा? ईडी के आरोप, क्या ममता बनर्जी ने सच में सबूत हटाए? ये बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है कि ईडी जो आरोप लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट बातें रखता है, हाई कोर्ट ने जो बातें रखी कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उसके बाद यह आरोप जिसको बल मिलता है। आईपैक पर रेड कानून के अनुरूप यह चुनाव से पहले राजनीतिक हथियार के रूप में हुआ इस्तेमाल, ये भी बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। और चौथा प्रमुख सवाल जो हम आपके
सामने रख रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य नेतृत्व ने ईडी की कार्यवाही में बाधा डाली? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इसी को लेकर पूरे जो आरोपों की राजनीति है वो देखी जा रही है। पांचवा सवाल, 2026 के चुनावों पर क्या होगा इसका असर? ये सवाल भी देखिए इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप देखिए मार्च या अप्रैल का महीना जिसमें चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावों पर इसका क्या असर होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शम्सी आजाद हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं और जल्द ही हमारे साथ टीएमसी की तरफ से टीएमसी का पक्ष रखने के लिए भी खास मेहमान होंगे, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हुए शम्सी आजाद जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। सवाल मेरा सीधे आपसे ही है। आप सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान जो बातें कही हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बुधवार को जो बातें कही थी, अब उनके बाद क्या ये माना जाए या फिर इस आरोपों को और बल मिल जाता है कि वाकई में जो रेड हुई, जो छापेमारी हुई, उसमें ममता बनर्जी का जो एक्ट था उससे उल्लंघन हुआ है, नियमों का दखल अंदाजी हुई है कार्रवाई में, कानूनी कार्रवाई में? जी नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे पैनलिस्ट को भी, भाइयों को भी। देखिए बिल्कुल साफ है कि ममता को जिस तरीके से उनके ही प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार, जिस तरीके से रेप, बलात्कार, अपहरण, गुंडागर्दी, माफियागिरी, सारी चीजों का लगातार बढ़ावा देना कहीं न कहीं आज जो है पश्चिम बंगाल में जनता जो है वो सड़कों पर उतरे। और आपने देखा होगा कि अभी इसके पहले भी जो बलात्कार का कांड हुआ था उसके साथ हॉस्पिटल में, उसमें भी आपने देखा होगा कि पूरे पश्चिम बंगाल में एक लहर सी उठी थी ममता बनर्जी के खिलाफ। और ममता बनर्जी को भी इनपुट कहीं ना कहीं से ये है कि अगर हमने बेईमानी नहीं की, अगर हमने माफियागिरी नहीं की, अगर हमने जबरदस्ती नहीं की, अगर हमने बूथ कैप्चरिंग नहीं की, अगर हमने जबरदस्ती वोट नहीं डलवाए, तो कहीं ना कहीं से हमको जो इस बार सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। और उसके बाद जो होगा वो उनको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि जहाँ की भी सरकारें गई उसके बाद जब जांच होती है तो कहीं ना कहीं से उनका जो भ्रष्टाचार होता है, हम कह रहे हैं कि अगर उनके ऑफिस में कुछ ऐसा नहीं था जहाँ से वो ईडी ने वहां पर छापा मारा, तो उनको जो है किस तरीके से लेकर वो पेपर, किस तरीके से सीडी और किस तरीके से दस्तावेज वहां से लेकर भागी, उन्होंने खुद मीडिया को दिखलाया। और आज कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम वहां से कुछ नहीं लेकर, जब कुछ नहीं लेकर आए तो जो दस्तावेज आप वहां पर लेके आए आपको उसको कोर्ट में जमा करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय जो है, ईडी जो है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है और पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर काम करती है। और उसका काम है कि देश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो देश को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, देश को खोखला करने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ काम करती है, जो फॉरेन फंडिंग का काम करते हैं, जो टेरर का काम करते हैं, टेररिस्ट को बढ़ावा देने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है ईडी जो है सख्त कार्रवाई करती है। क्योंकि ये आप कह रहे हैं शम्सी आजादी जी, आप ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र तरीके से एजेंसियां काम करती हैं, स्वतंत्रता के साथ काम करती हैं, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करती हैं, लेकिन आरोप इन्हीं एजेंसियों पर लग रहे हैं और इन्हीं एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी की अब टीम करार देने लग गया है विपक्ष की तरफ से। इन आरोपों का जवाब भी आपको देना होगा, लेकिन पैनल में हम यहाँ चर्चा में जरा विजय कौशिक जी को इंक्लूड कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं विजय कौशिक जी। शम्सी आजाद जी ये कह रहे हैं कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं, जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करती हैं, लेकिन फिर यही पैटर्न क्यों देखने को मिलता है कि चुनावों से पहले इन एजेंसियों की एंट्री हो जाती है? आप देखिए ये जो मामला है, ये मामला 5 साल पहले का मामला है, 5वें साल में ये मामला अपने प्रवेश कर चुका है, जिस मामले को लेकर छापेमारी होती है, कोयला तस्करी का ये पूरा मामला। लेकिन ईडी रेड कब मारती है? जब मार्च अप्रैल में चुनाव होने उससे पहले जनवरी के महीने में साल शुरू होते ही। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग चुनावों से पहले कैसे आ जाती है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस मामले को केवल पश्चिम बंगाल के नजरिए से ही देखना उचित नहीं होगा। ऐसा ही आरोप अब रांची की पुलिस के ऊपर लगा है कि उन्होंने 2 ईडी अफसरों के खिलाफ वहां की पुलिस आई, छापा मारा और ईडी का आरोप है कि वहां से महत्वपूर्ण सबूत, मतलब मिटाने की साजिश, जो वहां पेयजल से संबंधित घोटाले की चीजें थी उनको मिटाने की साजिश वहां की सरकार ने रची है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर आरोप है। इसी तरीके से हमारे कांग्रेस के जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए या ईडी जांच चल रही है, उनमें भी ईडी के ऊपर यही आरोप है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि किस प्रकार ईडी अधिकारियों ने जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया, उन्हें धमकियां दी। बहरहाल आज हरियाणा के फरीदाबाद में हरियाणा के पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के घर पर भी ईडी ने रेड मारी है
और महेंद्र प्रताप और उनके परिवार का यही कहना है कि ईडी उनसे दुश्मनी निकाल रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं देश की ईडी, जिसे निष्पक्ष कहा जाता है, कि भाई जब आप इतने छापे डाल रहे हैं तो इन छापों से जुड़े हुए सबूत भी सार्वजनिक कीजिए। क्योंकि अभी तक जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि आप मुकदमे तो दर्ज करते हैं लेकिन वो मुकदमे कोर्ट में जाकर फेल हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में आप ये साबित ही नहीं कर पाते कि जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो दोषी है। तो इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र के जो इनके सहयोगी दल के प्रमुख हैं मिस्टर अजीत पवार, जिनके खिलाफ भाजपा ये कहती थी चुनाव में कि अजीत पवार चक्की पीसिंग और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई तमाम तरह की जांचें चल रही थी, बाद में अब वो वॉशिंग खुलेआम मशीन में कहते फिर चक्की रहे टूट जाती है। जी। तो ये जो मामला अब सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को ईडी के अधिकारी कहीं जांच करने जाए और उनके ऊपर हमला हो जाए, क्योंकि एक अविश्वास और भ्रम की स्थिति इस देश में पैदा हो गई है संवैधानिक संस्थाओं के कारण। क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के मुताबिक वो बीजेपी के हाथों बिक चुकी है, लाचार है, मजबूर है या जानबूझकर उनके साथ साजिश में शामिल है, जिसके संवैधानिक चलते वो संस्थाओं गलत पर काम कर आरोप रही जो है। है वो लगातार लगते रहते हैं और विजय कौशिक जी भी पूरे एग्जाम्पल के साथ जहां पर वो महाराष्ट्र की राजनीति का भी उदाहरण दे रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर ही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि शमसी आजाद जी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उनका तहे दिल से सम्मान है, हम सुप्रीम कोर्ट की बातों को यहाँ पर नहीं काट रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो सर्वोपरि हैं। लेकिन माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है टाइमिंग को लेकर, आपकी टाइमिंग कोइंसिडेंटली कैसे बार बार फिट बैठ जाती है उसी टाइम पर उसी राज्य के लिए जहां पर चुनाव होने हैं, ये समझ में नहीं आता। 5 साल से भाई इस मामले में ईडी क्या कर रही थी? ईडी ने जिस तारीख को ये जांच शुरू की वो तारीख थी 28 नवंबर 2020। मैं तारीख भी आपको बता रही हूँ और आप तो जानते ही होंगे, 28 नवंबर 2020 को ईडी ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी थी। फिर रेड के लिए 8 जनवरी का दिन ही 2026 का दिन ईडी को कैसे मिलता है? ये जो मुहूर्त है 5वें साल के लिए कैसे निकाला जाता है? देखिए, सबूत जमा किए जाते हैं, सबूत जब इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी जानकारी हो जाती है, तब उसके बाद कार्रवाई करती है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय एजेंसियों के ऊपर कि कोई छोटा मोटा काम वो नहीं करते और बगैर सबूत के भी काम नहीं करते। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब पश्चिम बंगाल में छापेमारी की गई थी तो सकल जी ममता बनर्जी ने वहां पर किस तरीके से गुंडागर्दी की, किस तरीके से जो है वहां पर ईडी के अधिकारियों को बंधक बनाया, ये भी पता होगा आपको। तो सारी चीजें जो है एक साथ मिल जाती है। बड़ी एजेंसी है और पूरे देश में कहीं ना कहीं काम करना होता है। वो पश्चिम बंगाल की तरह तो सिर्फ है नहीं, तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ है तो उनको जो लगा होगा कि तारीख जो है चुनाव की तारीख करीब आ गई है। ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया, बड़ी हास्यास्पद बात है कि अपने समय को उनको याद करना चाहिए कि जब वो ईडी और सीबीआई जो है उनके पिंजड़े का तोता कहा जाता था, जब उनके प्रधानमंत्री जो है कहा जाता था कि ये तो मुंह से बोलते भी नहीं है। वो लोग अगर ईडी सीबीआई पर अगर उंगली उठाते हैं तो हमें नहीं लगता कि उनका कहीं से भी विश्वास है संविधान के ऊपर, कहीं से भी विश्वास है कानून के ऊपर। उनको सोचना चाहिए कि आज ईडी और सीबीआई अगर कहीं पे जांच करती है तो कहीं ना कहीं उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं। और बिल्कुल साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबके जांच, सबको जो है जांच करने का अधिकार, सबका अधिकार क्षेत्र है और इसमें अगर कोई दखल अंदाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी को सार्वजनिक तौर पर आकर जो है माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से, सीबीआई से, और उसके बाद जो है देश की जनता उनको माफ करेगी कि नहीं, आने वाले चुनाव में पता चलेगा। शमसी आजाद जी, क्या ये वाकई में आप इसे कानून का उल्लंघन मानते हैं जो ममता बनर्जी की तरफ से एक्ट किया गया, जब वो रेड में दखल अंदाजी करती हैं, पहुंचती हैं और उसके बाद वहां से फाइल लेकर निकलती हैं, क्या आप इसे वाकई में मानते हैं कि ये कानून का उल्लंघन यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से किया गया? देखिए ग्रोवर जी, सबका अधिकार क्षेत्र होता है और ईडी सीबीआई का भी अपना अधिकार क्षेत्र है। वो जब काम करते हैं तो उनको ये पता होता है कि किसी और की इसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से वहां पर उन्होंने अपनी पुलिस का सहारा लिया, राज्य पुलिस का सहारा लिया, जिस तरीके से वहां अपनी पार्टी के नेताओं के साथ पहुंच कर वहां से जबरदस्ती दस्तावेज उठा लिए गए और अगर वहां पर इनके साथ कोई बदसलूकी होती तो ये भी कहा जाता है कि देखिए महिला मुख्यमंत्री थी, उसके खिलाफ जो है सीबीआई और ईडी के अफसरों ने जो है उनके खिलाफ जो गलत काम किया तो उन लोगों ने जो है सहजता से उनको जाने दिया, समझाया बुझाया, बहुत कुछ किया। लेकिन उसके बाद भी जो है ममता बनर्जी ने वहां पर
बिल्कुल उस तेवर के साथ काम किया। जैसे हमको तो लगता है कि जैसे ममता बनर्जी के अंदर भी कहीं ना कहीं से बांग्लादेश की आत्मा जो है पूरी तरीके से घुस चुकी है। वो भी कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जो है साजिश में शामिल होने का हिस्सा बनना चाहती है। SIR के खिलाफ भी उन्होंने, और किस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरा देश आज SIR कराने में लगा हुआ, पूरे देश ने SIR का समर्थन कर दिया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी जो कहीं ना कहीं समर्थन किया कि SIR को अपने कार्यकर्ता उन्होंने लगाया। समाजवादी पार्टी ने कब समर्थन किया? आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया। वो तो आपकी यूपी में जो रिपोर्ट आई है, जो डाटा का रिपोर्ट आई है, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, मैं याद करा दूं कि अखिलेश यादव ने अपना SIR का फॉर्म जो है ट्विटर हैंडल पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगा के दिखलाया कि सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो है उनको जो है SIR का फॉर्म जी, मुझे सुनिए, मुझे वो भी याद है। और मुझे वो भी याद है कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से SIR को लेकर कि गड़बड़ी हुई है, जानबूझ के कुछ नाम काटे गए हैं, वो पूरा डाटा रखा था, पूरा एक ग्राफ रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मुझे वो तस्वीर भी याद है। तो तस्वीर दोनों है। और अभी भी अगर आपको मैं समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को इंक्लूड कर दूं तो वो SIR को लेकर सवाल ही उठा रहे हैं। अगर वोट अभी बढ़ जाता तो समाजवादी फिर भी आरोप लगाती कि देखिए भाजपा ने अपने वोट बढ़ा लिए, वोट घट गया तो भी समाजवादी पार्टी आरोप लगाएगी। तो ये तो विपक्ष है ना, ये तो आरोप लगाने के लिए बैठे हुए हैं। तो काम ही टाइम बढ़ा दिया, टाइम पर रोक रही हूँ। हम लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये सवाल इसको कंटिन्यू हम करेंगे। लेकिन फिलहाल TMC के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सुमित मेहरोत्रा जी, उनसे बात करते हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, सुप्रीम कोर्ट से ममता दीदी को आज एक बड़ा झटका लगा है। पहले हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगता है, उस पर सोने पर सुहागा कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है। अब TMC सिचुएशन कैसे हैंडल करेगी? आप तो एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चाहे हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, कलकत्ता हाई कोर्ट की, या सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, परेशानी आप ही के गले बार बार आकर पड़ रही है। देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं मल्लिका जी, उन्होंने क्लॉज रखे हुए हैं, हमें अपना पक्ष और मजबूती से अभी रखने का मौका दिया। ऐसा नहीं है कि कोई चीज खत्म होगा, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। कि उन्होंने कह दिया साहब आपकी हम कोई बात नहीं सुनेंगे। अभी चीजें हैं, और जिस तरीके से ED का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई सा प्रदेश हो, जब जब चुनाव आता है तभी की एक्टिव हो जाती है। 5 साल होने आ रहे हैं, 4.5 साल हो गए हैं। बंगाल में अभी ही क्यों जा रही है CBID? उससे पहले सो रही थी, बंगाल में आ गई है। जब चुनाव चालू होगा तो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। साहब अखिलेश यादव क्या CBID बोल रही है? जैसे जब चुनाव आते हैं तभी ये अन्य प्रदेशों में जहां विपक्ष के लोग हैं वहां पे उनके CBID का प्रयोग होता है। हम इससे डरने वाले नहीं है, हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, चाहे CBID हो चाहे कोई हो। CBID नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग। सुमित मेहरोत्रा जी, आप कह रहे हैं डरने वाले नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। डर तो आप नहीं रहे हैं, वो हम भी कह रहे हैं, कोई डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर आप लोगों का दामन पाक साफ है तो भाई डरना क्या, चाहे ED आ जाए, चाहे CBI आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, सीधी सी बात है। तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वहां से फाइल ले गए। अरे भाई, कार्यालय हमारा है, वो अधिकृत हमारी भी टीम है ना। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, कार्यालय आपका है, आप ये कह रहे हैं कार्यालय आपका है, आप फाइल ले गए, तो आप तो ये भी कह रहे थे कि ED ने सबूत लिए हैं, ED अपने साथ पेन ड्राइव ले गई है, हार्ड डिस्क ले गई है, क्या क्या ले गई है। लेकिन यहाँ पर तो कोर्ट ने साफ कहा ना कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। कलकत्ता हाई कोर्ट में इस बात को कहा गया। अब जब हाई कोर्ट की बात को भी नकार देंगे क्या? आप तो ये एजेंसी पर भी आरोप लगा रहे थे। अभी मोनिका जी, अभी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें अपना पक्ष रखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं रखना है, पक्ष रखना है, कई सबूत हमें देने हैं, फुटेज देनी है। जिस तरीके से 5 घंटे CBID वहां पे रही, तो खाली हाथ लौटे कि नहीं, कुछ करने गई थी भाई, सबूत ही लेने गई थी ना। कि चुनाव के समय पे हमें किसी तरीके से TMC पार्टी को कमजोर करना है, इनकी आइडियोलॉजी चुरानी है, इनकी जो आईपैक टीम काम करती है वो कैसे काम करती है, ये सब चुराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। अभी तक तो भेजा नहीं था। लेकिन आपने जो आरोप लगाए, उन तमाम आरोपों को तो नकार दिया जा रहा है। और ED ने जो आरोप लगाए उसमें थोड़ी बात आगे बढ़ रही है और एजेंसियों को भी स्वतंत्र रूप से कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि काम करने दिया जाए, उनके काम में दखल अंदाजी ना की जाए। तो फिर आप बताइए, अब TMC की क्या स्ट्रेटेजी है? मोनिका जी, बड़ी अजीब बात होती है कि CBID को काम करने दिया जाए। हम कब मना कर रहे हैं CBID को काम करने से, रोकने से? नहीं, मना नहीं कर रहे हैं, पर दखल भी तो आप ही दे रहे हैं ना। मना नहीं कर रहे हैं, आपने तो कहा कि मुंह जुबानी हम मना ही नहीं करेंगे, हम सीधे घुसकर फाइल ले आएंगे।
हम तो सीधे एंट्री मारेंगे और फाइल हाथ में लेके बाहर निकल आएंगे। अरे मोनिका जी मुझे बताइए 5 घंटे के अंदर क्या उनके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं पहुंची कि वो जब्त कर लेते? 5 घंटे होते हैं, 5 घंटे में हर एक कोना छान मारती है सीबीआईडी के पास पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस होती है, पर्याप्त मात्रा में इनके अधिकारी होते हैं। और जिस तरीके से आप वहां पे पहुंचे हैं तो हमारा ही तो है ऑब्वियस, हम अपनी चुनाव की रणनीति हम आपको क्यों दे दें? ये बेसिकली जो सीबीआईडी की रेड हुई थी ये रणनीति चलाने के लिए हुई थी कि टीएमसी एक रणनीति में काम करती है, ये किस तरीके से आगे जाएगी, किस तरीके से आगे ये प्रचार करेंगे, क्या इसकी चीजें हैं, इनके विधायक किस तरीके से आगे क्षेत्रों में प्रचार करें, उस चीज को चुराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआईडी को भेजा था। आज तक के निकले 4.5 साल लोग हैं। मुझे बताइए अगर इन्हें इतना ही सीबीआईडी निष्पक्ष काम करती है, असम के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पकड़ा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को क्यों नहीं पकड़ रही है, और बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? आरोपी है ना, आरोपियों को नहीं पकड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा उसे आप नहीं पकड़ेंगे, उसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? यहाँ पर सुमित जी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा उसे आप पकड़ते नहीं है। सुमित जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। शम्सी आजाद जी, जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है या फिर अपनी पार्टी को जोड़ लेता है आपके साथ, यानी कि एनडीए का हिस्सा बन जाता है, तो उसे नहीं पकड़ा जाता है, उसके गिरबान में नहीं झांका जाता है, फिर उसके ऊपर जो आरोप होते हैं उसको लेकर ना कोई रेड होती है, ना कोई जांच हो जाती है, सब कुछ गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। लेकिन विपक्ष के नेताओं पर लगातार हर समय तलवार लटकी रहती है। देखिए टीएमसी के जो नेता है उनको ये पूरी तरीके से पता लग चुका है कि पश्चिम बंगाल में जो उनका आखिरी समय चल रहा है, तब इनकी छटपटाहट बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पानी से मछली को निकाल दिया जाए और वो अपने जीवन बचाने के लिए जिस तरीके से छटपटाते हैं वही आप नहीं करेंगे तय ना आपके अमित शाह तय करेंगे, जनता तय करेगी बंगाल की। आप डिटेल करने काम न करिए, आपका नंबर आएगा आप बोल लीजिएगा, ठीक है। तो प्रदेश की जनता ने बिल्कुल साफ ये मोर्चा खोलकर, और आपने देखा होगा कि समय समय पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपराधों की बढ़ोतरी होती चली है, जिस तरीके से लगातार आरएसएस के लोगों की वहां पर हत्या हुई है, जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं को घरों के अंदर पीटा गया, जिस तरीके से छोटे से चुनाव में नेताओं ने जिस तरीके से उनके कार्यालय में घुसकर जो है आगजनी की, पुलिस दफ्तर तक में उन्होंने तोड़फोड़ की, पूरी तरीके से प्रदेश की जनता ने मीडिया के माध्यम से देखा है। और यही सारी चीजें जो आज गुस्से का रूप लेकर कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरने को तैयार है। और वहां पर आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज तक किसी को इंसाफ दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने जो इतना बड़ा जनसैलाब लेकर रोड पे नहीं उतरी होंगी, लेकिन अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने लालच बचाने के लिए उनकी बीमारी हो गई कि आपको कौन मना कर रहा है? तब उन्होंने बड़े शर्म की बात है। शम्सी आजाद जी, विरोध तो जताएगी ना विपक्ष को अब विरोध जताने का भी अधिकार नहीं है क्या? क्यों वो सड़कों पर नहीं उतरे? आवाज उनकी सुनी नहीं जा रही जो उनका आरोप है और जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं पर ही तलवार आती है, तो फिर आप वो सड़कों पे भी नहीं उतरे क्या? आपके ऑफिस में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपके ऑफिस में ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो देश के खिलाफ है, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? क्यों सुनना चाह रहे हैं? आपको दिखला ईडी गई थी तो आपको दिखला देना चाहिए, तो उनका सहयोग करना चाहिए, तो उनका समर्थन करना चाहिए था। सहयोग करते तो हमारे खिलाफ हमारे ख्याल में कोई बात ही ना पड़ती। शम्सी आजाद जी नेताओं के नाम ले रहे हैं ना सुमित मेहरोत्रा जी, बैक टू बैक इतने नेताओं के नाम ले रहे हैं, तो किसी के बारे में तो बता दीजिए ना। 4 लाख रुपए सरकार आपके पास भी तो अधिकार है अधिकारी को गिरफ्तार करने। तो आरोपों की राजनीति हाई है और इन आरोपों की राजनीति का आखिर क्या रुख देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रश्नकाल। क्या आईपैड छापेमारी के दौरान सच में ममता बनर्जी ने सबूतों को हटाने का काम किया?
क्योंकि यहाँ पर ईडी की तरफ से तमाम तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जांच में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन टीएमसी इसे राजनीतिक खेल करार दे रही है। सच्चाई क्या है, इसे को ही जांचने और पड़ताल करने की कोशिश आज प्रश्नकाल के जरिए की जा रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ शमसी आजाद हैं बीजेपी की तरफ से, विजय कौशिक कांग्रेस की तरफ से, सौरभ त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और टीएमसी की तरफ से हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी हैं। सौरभ त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास सीधे आते हुए सौरभ त्रिपाठी जी, जिस तरीके के समीकरण पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल रहे हैं और ईडी की जो एंट्री होती है चुनावों से पहले, क्या आपको लगता है कि इसका लाभ या इसका नुकसान बीजेपी टीएमसी दोनों के ही लिहाज से पार्टियों पर असर डालेगा और चुनावों पर भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? मोनिका जी, एक्चुअली ईडी का काम है किसी भी कार्रवाई की जांच करना, और ममता बनर्जी उसको ऐसे देख रही है जैसे वो दोषारोपण कर रही है। जब भी कोई बात संज्ञान में आती है, जांच एजेंसियों का काम होता है कि वह उसकी छानबीन करे, उसकी गंभीरता पूर्वक निष्पक्षता से जांच करे, और जो भी अगर कोई आरोप तय होते हैं तो वो उसको उजागर करे। लेकिन ममता बनर्जी पहले से ही विक्टिम कार्ड खेलने के मूड में आ जाती हैं। वो उसको ऐसे देखती हैं जैसे ये सिर्फ चुनाव में उनको टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी अगर हम शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें भी ऐसा हुआ था, एक कोयला घोटाला था, उसमें भी ऐसा हुआ था। तो ऐसे पहले भी आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट की ओर से लगते रहे हैं। अगर एसआईआर की बात करें तो वहां पे भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाए इस तरह के। अगर आप इस मुद्दे पे भी जाएं तो बांग्लादेश की एक नागरिक हैं, उनका नाम है लवली खातून, वह टीएमसी के टिकट पे ग्राम पंचायत सदस्य तक बन गई हैं, जो कि बांग्लादेशी नागरिक थी। तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो ममता बनर्जी के इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगते हैं। तो अगर कोई एजेंसी काम करने आ रही है तो उसको मुझे लगता है कि काम करने का अवसर मिलना चाहिए। जहां तक बात रही ममता बनर्जी जी की, तो हमें आज भी याद है 2020 का जब इलेक्शन हुआ था, तो पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी अपने पैर में प्लास्टर बांध के एक विक्टिम कार्ड प्ले किया उन्होंने कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को चोटिल दिखाया और एक सहानुभूति गैदर करने की कोशिश की। वही काम वह अब 2025 में भी कर रही हैं, इस तरह के निराधार और आरोप लगा के, ताकि पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिल सके, जिसके आधार पे उनको आने वाले चुनावों में इसका लाभ मिल सके। जी मोनिका जी, तो पब्लिक सिंपैथी लेने की कोशिश यहाँ पर की जाती है ममता बनर्जी की तरफ से, यानी कि जो भी मसला सामने आकर खड़ा हो जाता है, ममता बनर्जी यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलती हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, वही विक्टिम कार्ड इस बार ममता बनर्जी एक बार फिर से रिपीट कर रही हैं क्या, कि विक्टिम बन जाओ, जनता के बीच में विक्टिम बन के पहुंच जाओ कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, और जनता के क्या ये तो प्रताड़ित है, इनको वोट दो। जिस तरीके से भी हमारे भाई बोल रहे थे कि विक्टिम कार्ड खेला और समय समय पर सीबीआईडी जांच करती है, तो सीबीआईडी ने 2014 से लेकर अब तक कितने विपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए उनकी जांच करी। नंबर 1, बंगाल के अंदर 3 नाम मैं आपको गिना रहा हूं, कितनी बार सीबीआईडी ने उन्हें बुलाया अपने दफ्तर में, कितनी बार जांच करी, मुझे बता दीजिए। मैं तब आप लोगों को समझूंगा, सीबीआईडी को समझूंगा, निष्पक्ष काम करती है, केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है कोई जवाब? अर्जुन सिंह, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, 3 चर्चित नाम है बंगाल के। आपने सीबीआईडी ने कितनी बार उन्हें अपने यहाँ बुलाया? जब वो टीएमसी में थे तब तो रोज अर्जुन सिंह के ऊपर सीबीआईडी की जांच हो रही है, शुभेंदु अधिकारी की जांच हो रही है। जैसे ही वो टीएमसी से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी जांच बंद हो गई। ऐसा क्यों? वो छोड़िए, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने आरोप लगाया है मैं 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाजी, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? ममता बनर्जी का पार्टी के संग में है, बचा नहीं सकते। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे ये पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का सूखा साफ होने जा रहा है। और शमसी आजाद जी, बात को पलटने की कोशिश मत कीजिए। शमसी आजाद जी, बात को पलटने की कोशिश मत कीजिए। जवाब दीजिए ना। जवाब जो सवाल उठाए जा रहे हैं सुमित मेहरोत्रा की तरफ से, उन सवालों का जवाब दीजिए, बात को पलटने की कोशिश मत कीजिए।
देखिए सुब्रा साहब सुन लीजिए, हम जो कह रहे हैं कि भाई पार्टी है, अरे सुन लीजिए जनता तय करेगी, सुब्रा साहब कितना करना है जनता तय करेगी, आप नहीं करेंगे। पर जो मेरे सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। बंगाल की जनता भी पूछना चाहती है, जब बंगाल की जनता पूछ रही है कि सीबीआई में इतनी निष्पक्ष है तो इन लोगों क्या क्यों नहीं जाती है। ठीक है सुमित जी, उनको जवाब देने दीजिए। बोले शम्सी आजाद जी। कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि जो हमारे सीबीआई और ईडी अधिकारियों पर जो कार्रवाई कर रही है वहाँ की राज्य की पुलिस और मुकदमा को तुरंत हटाने का आदेश दे दिया। तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई? अब तो आपको चाहिए कि आप सहयोग करिए और आप हाईकोर्ट ने क्या कहा वो तो हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने क्या कहा वो हम जानते हैं। लेकिन अगर सुमित मेहरोत्रा जी आपके सामने कुछ नाम रख रहे हैं नेताओं के, तो उन नेताओं के ऊपर से जांच कैसे चल गई? शुभेंदु अधिकारी पे जांच जो चल रही थी वो गायब हो जाती है। अजीत पवार ने तो ये लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है जो सुमित मेहरोत्रा कह रहे हैं, जब बीएमसी चुनावों की बात करते हैं खुद कहते हैं कि मैं 70 करोड़ का घोटालेबाज हूँ, मुझ पर आरोप है घोटाले के, और देखिए मैं बीजेपी के साथ सरकार में हूँ। सरकार है ना वहाँ पर, शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश में बंगाल में रहते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर रहते चाइना में रहते तो वहाँ की बांग्लादेश की सब पुलिस जो है वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। जिस तरीके से ईडी की जो है काम में दखल दे सकती है वहाँ की पुलिस, शुभेंदु अधिकारी को भी गिरफ्तार जवाब नहीं है आपके पास, आपकी बातों से साफ पता चल रहा है। शम्सी आजाद जी जवाब नहीं है आपके पास, आप कितना भी बात को घुमा लीजिए पता चल रहा है। घुमाने कोई बात ही नहीं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जैसे ये आप मांग कर रहे हैं वैसे इनको भी तो मांग पहले से करना चाहिए ना। नहीं, आप कह रहे हैं अगर घुमाने की बात नहीं है तो वो शुभेंदु अधिकारी और अजीत पवार का नाम ले रहे हैं, तो जरा ये बता दीजिए ईडी के जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, अजीत पवार की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है? ये जो गाड़ी का स्टीयरिंग है ये सीधे जिस मामले में जांच 5 साल पहले शुरू हुई, 5 साल बाद चुनावों से पहले आईपैक के दफ्तर की तरफ ही क्यों घूमता है? ये गाड़ी का जो ड्राइवर है या तो उसका नाम पता दे दीजिए। हमारे ख्याल से शुभेंदु अधिकारी या क्या कहते हैं अजीत पवार जी नहीं। आज का मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल में जो ईडी गई थी, मसला तो मैं भी जानती हूँ आज का क्या है। कुल मिलाकर ये है कि आप बात को घुमा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ। आप बात घुमा रहे हैं शम्सी आजाद जी और आपके पास जवाब नहीं है। और जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि ये कुछ लाइन होती है, पार्टी लाइन होती है और आप शायद इस पर नहीं बोल पाएंगे। अरे ये अगर बोल देंगे ना इनको हटा दिया जाएगा प्रवक्ता पद से। जाते थे जो पश्चिम बंगाल से आते जाते थे, बार वोट नहीं दे पाएंगे। इनको ये भी पता है। अगर आप पश्चिम बंगाल और आज के मुद्दे की बात करें, चलिए आप अजीत पवार को भी हटा दीजिए। अगर वो शुभेंदु अधिकारी बार बार कह रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर ये जांच कहाँ चली गई है? वो शुभेंदु अधिकारी जो जब टीएमसी में थे तो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। मेरी बात सुन लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर बैठा हूँ, ना कि ईडी का प्रवक्ता बनकर बैठा हूँ। नहीं, अब आप ईडी के प्रवक्ता हो गए, अब आप अपनी सफाई दे रहे हैं। जब टीएमसी पर आरोप लगाने की बात आ रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, जब खुद में आ रही है बात तो आप फिर दिक्कत हो रही है। आरोप लगाने की बात नहीं है, तो आरोप साबित हो चुका है और आपने इसके पहले देखा पश्चिम बंगाल मोनिका जी जवाब नहीं मिलेगा। मोनिका जी मैं आपको बता दे रहा हूं, शम्सी आजाद जी क्लियर है कि आंसर नहीं है। शम्सी आजाद जी आप कितनी भी बात कह लीजिए, जाहिर सी बात है आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको शम्सी आजाद भाई मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपकी तरफ से मैं जवाब जी सौरभ त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं। जी सौरभ त्रिपाठी जी, ठीक है, ओके, एक सेकंड। सौरभ त्रिपाठी जी बोलिए। मोनिका जी, जिन भी लोगों के ऊपर आरोप लगाए, चाहे वो पवार जी हो चाहे शुभेंदु अधिकारी कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर से जो भी जांच चल रही थी वह पूरी हो गई, वह बरी हो गए, वह जांच चल रही है। वो अगर बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं, किसी तरह से सरकार में आ गए हैं या बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं। अब वो अब भी नहीं रो सकते, अब तो बीजेपी का पार्ट है, तो दे आर बाउंड टू कोऑपरेट ना, वो तो कोऑपरेट करेंगे। ये तो सहानुभूति कार्ड कौन खेलेगा? हमें सताया जा रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये कार्ड तो विपक्ष ही खेलेगा ना। अगर ऐसा ही होता तब तो सारे के सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए होते, विपक्ष पूरा खाली हो गया होता। जितने भी लोगों के ऊपर आरोपी हैं वो किसी पे भी, और यहाँ पे भी, जहाँ पे बंगाल की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक इंस्पेक्शन के लिए गई थी, वहां पे जांच के लिए गई थी, वो आरोप तय करने नहीं गई थी।
और आरोप तब तय होते हैं जब एक जांच की प्रक्रिया पूरी होती है, चाहे शुभेंदु अधिकारी की बात करें, चाहे दीप पवार जी की बात करें। अब उन्होंने खुद अगर एक्सेप्ट किया है कि मैं 75 करोड़ का आरोपी हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं विक्टिम हूँ। सुन लीजिए सुमित जी, वो बोल रहे हैं तो सुन तो लीजिए। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ मेरी सुमित जी, वही बोल रहा हूँ, आपकी बात ही बोल रहा हूँ। ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी है क्या? किसको किसको क्लीन चिट मिली है मुझे बताने का कष्ट करेंगे। किनको किनको क्लीन चिट मिल चुकी है? आप विपक्ष में हैं तो आप उसको एज अ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप सहानुभूति बटोर रहे हैं। 2020 में पैर तोड़ के आपने सहानुभूति बटोरी, अब आप ईडी के दिखा के सहानुभूति बटोर रहे हैं। आपका जो भी काम करने का तरीका है, जो भी केंद्र सरकार कहेगी उसको अपोज करेंगे। आप एसआईआर का विरोध करेंगे, आप एनआरसी का विरोध करेंगे। आपको ये नहीं मालूम है कि इन चीजों से देशवासियों का ही नुकसान होता है। अगर कोई बांग्लादेशी भारतवासी बन के रहता है तो किसी ना किसी भारतवासी का ही हक मारा जाता है। आपको ये बात समझ में नहीं आती है। आपके लिए सत्ता देश से ऊपर हो चुकी है। आप इतना अहंकार में डूब चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देश के हित में क्या है और देश के अहित में क्या है। आप ये बता दीजिए, जितने भी लोगों पे, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, उनमें से किनको ईडी ने क्लीन चिट दे दी है? आप मुझे ये बताइए, क्लीन चिट किसको मिली है? आपको कैसे पता कि उनके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई बैकएंड में नहीं चल रही है? वो आपकी तरह रोना नहीं रो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कार्रवाई रोक दी गई है। पहले आप ये बताइए मुझे, कितनों को क्लीन चिट मिली है? कितनों को क्लीन सुमित जी, फालतू की बात नहीं है, वो कह रहे हैं अगर तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर वो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं तो वो भी आपको सुनना पड़ेगा। इनसे पूछिए, इनके पास कोई ऑर्डर कॉपी है? आप मुझे इतना बताइए, कितनों को क्लीन चिट दिया है ईडी ने? ऐसे लोग जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, कितनों को क्लीन चिट मिली है? मुझे एक का नाम बताइए। पंकज भाई, आपके पास ऑर्डर कॉपी है? ऑर्डर कॉपी है इनकी? ऑर्डर कॉपी है आपके पास? कौन पंकज है भाई यहाँ पे? नहीं है ना। सौरभ त्रिपाठी जी, उनको नाम में दिक्कत लगी है, आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ सुनिए, आप ये कह रहे हो आप जो आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप मुझे बताइए क्लीन चिट दी, आपके पास ऑर्डर कॉपी है? आप मुझे ऑर्डर कॉपी बताइए, किसकी है ऑर्डर कॉपी आपके पास? भाई आरोपी किसकी ऑर्डर कॉपी है आपके पास? और सुन लीजिए, मैं कौन आरोपी है? किसके आरोप सिद्ध हुआ है? आप मुझे बताइए किस चैनल पे बैठ के आरोपी है? आरोपी है? आरोपी है? आरोपी है ना? आरोपी में और गुनहगार में अंतर होता है कि नहीं होता है? सुमित मेहरोत्रा जी, दो बातें आप कर रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, अगर शमसी आजाद जी कुछ देर पहले तक बात को घुमा रहे थे, सुनिए सुमित मेहरोत्रा जी, अगर वो बात को घुमा रहे थे तो अब आप घुमा रहे हैं, जवाब दीजिए उनकी बात का। अरे तो ये तो आप ही बताएंगे ना कि आप कह रहे हैं क्लीन चिट, सौरभ भाई की क्लीन चिट मिल गई तो मुझे आप दे दीजिए। चलिए मेरे पे नहीं, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ क्लीन चिट नहीं दिया है किसी को अभी तक ईडी ने। सबकी कार्रवाई चल रही है। वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है विक्टिम कार्ड खेलने की। आप खेल रहे हैं विक्टिम कार्ड, आपको सहानुभूति की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन सौरभ त्रिपाठी जी अभी कुछ देर पहले सुमित मेहरोत्रा ने एक बात बोली थी कि वो कार्रवाई हवा में गायब हो गई। आपके सुमित जी 2020 के पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी ने पैर में प्लास्टर पहना था। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन उनके वो चलने कैसे लगी, आप मुझे ये बताइए। एक दिन पहले तक वो प्लास्टर पहनी हुई थी, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुए वो चलने कैसे लगी अचानक, ये बता दीजिए। खुशी में मैं वही कह रहा हूँ ना, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत पड़ी हुई है। टीएमसी को विक्टिम कार्ड खेलना है, पब्लिक की सहानुभूति चाहिए। बात तो है, विक्टिम कार्ड आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम विक्टिम हैं, अब आप विक्टिम को सहानुभूति दीजिए। मोनिका जी, सत्ता के लिए ममता बनर्जी, सौरभ भाई ने कहा कि उनके पैर टूट गया था और प्लास्टर उसी दिन खुला। तो अगर इनको इतना ही है तो भैया मैंने ये नहीं बोला कि पैर टूट गया था, मैंने ये नहीं बोला पैर, उन्होंने प्लास्टर चढ़ा था ये बोला है। शब्दों को करेक्ट कीजिए सुमित जी। नहीं था उनका पैर नहीं टूटा था, मैंने एक बात नहीं बोला पैर टूटा था, वो प्लास्टर सुमित जी शब्दों को करेक्ट कर लीजिए, खुद सुन रहे हैं, उन्होंने प्लास्टर की बात की है। एक अलग चीज है। मैंने सिर्फ कहा प्लास्टर पहना था, ममता बनर्जी का पैर नहीं टूटा था। मैं भी कह रहा हूँ
शुभेंदु अधिकारी हैं, क्योंकि अभी तक ये मनाही जो सुमित मेहरोत्रा जी की गाड़ी अटकी है कुछ नामों पर। शमसी आजाद जी कह रहे हैं अपनी तरफ से कि कार्रवाई सब पर है, मामला कहीं ना कहीं वाकई में गोलमोल है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है, इससे चाहे टीएमसी की बात कीजिए चाहे बीजेपी की बात करिए, दोनों ही पार्टीज के लिए किसी लिहाज से प्लस पॉइंट है तो किसी लिहाज से नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर हमारे साथ विजय कौशिक जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी, बातें आपने सुनी कि आपको अगर टीएमसी की बात करें तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं और इस विक्टिम कार्ड के जरिए ममता बनर्जी वोट बटोरने में कामयाब हो पाएंगी, या फिर एक सहयोगी, अच्छी सहयोगी पार्टी के तौर पर आप ममता बनर्जी की साइड ही लेंगे या फिर सत्य की बात करेंगे? देखिए, मुद्दा ये है कि अगर ईडी सही और निष्पक्ष कार्यवाही कर रही है तो 2014 से सीबीआई ईडी ने जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें कितने लोग अंदर गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ कोर्ट में सबूत प्रस्तुत किए गए हैं और कितने लोगों को सजा दी गई है, इन आंकड़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इन मामले में तो सीबीआई और ईडी पूरी तरह फेल है। फिर ये जो आए दिन धड़ाधड़, कभी कहीं पर रेड कभी कहीं पर रेड, और फिर उन लोगों का भाजपा में शामिल हो जाने के बाद में ऐसा महसूस होना कि जैसे कभी उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं था, उनके खिलाफ सारी जांचें धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस कड़ी में कभी हेमंत विश्व शर्मा का भी नाम था, शुभेंदु अधिकारी का भी नाम था, अजीत पवार का भी नाम था और जाने कितने नेताओं का नाम था। तो सवाल यह है कि अगर किसी राजनीतिक साजिश के चलते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो ये देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। उसमें पश्चिम बंगाल सरकार का जो विरोध है या जो कार्यवाही है वो इसी सिविल वार के अंतर्गत आती है। वो जो रांची पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो केंद्र सरकार के खिलाफ सिविल वार के नजरिए से सामने आती है। तो यही स्थिति अगर पूरे देश में होगी तो क्या होगा, इसकी भयावहता का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हरियाणा में भी हमारे कांग्रेस के कई साथियों के खिलाफ सीबीआई ईडी के मामले चल रहे हैं, लेकिन जांच और उनके नतीजों के नाम पर अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। तो उन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर मोदी सरकार का सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी विरोध जारी रहेगा। ममता बनर्जी जो विरोध कर रही है, अगर उसमें सीबीआई के पास सबूत है और ईडी के पास सबूत है और सुप्रीम कोर्ट उन सबूतों के आधार पर कोई कार्यवाही करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है तो उन परिस्थितियों में ममता बनर्जी को अकेले दोषी करार दिया जाना गलत होगा। सौरभ त्रिपाठी जी, आपने यहाँ पर विजय कौशिक जी की बात सुनी और जो बात आप कह रहे थे उस बात को लेकर मैं आपके पास आती हूँ। इस बात पर भी आप अपना जवाब दीजिएगा जो विजय कौशिक जी ने कहा। पर सेकंड चीज कि देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं, सौरभ त्रिपाठी जी आपने एक बात कही थी कि आरोप किसी के ऊपर से भी हटे नहीं है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अजीत पवार हो या कोई अन्य नेता ही क्यों ना हो, आरोप हटे नहीं है, कार्रवाई उन पर भी हो रही है, जांच उन पर भी चल रही है। जांच चलना और जो जांच में एक्शन दिख रहा है, जो अभी दिखा 8 जनवरी को, वो एक्शन दिखना, इसमें भी तो अंतर होता है ना। वो एक्शन क्यों हम वहां नहीं देख पा रहे हैं कि हम देखें शुभेंदु अधिकारी के घर पे छापा पड़ गया, ओहो अजीत पवार के घर पर छापा पड़ गया, वो हम एक्शन क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मोनिका जी, छापा उनके यहाँ जब पड़ा होगा वो हल्ला नहीं मचा रहे ना, उनको विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना है। पर तस्वीरें तो कैमरों में कैद होती है ना। नेता चाहे विक्टिम कार्ड ना प्ले करे, तस्वीरें तो कैमरे में कैद होती हैं। नहीं, अगर जरूरी नहीं है कि पब्लिक वो चीज सारी देखिए, मेरे घर ईडी आई, छापा मार के चली गई शांति से, कोई बात नहीं। अब मैं वो पब्लिक में तब आती है जब उसको हल्ला मचाने लगते हैं कि मेरे घर छापा पड़ गया, मेरे घर ईडी आ गई, मेरे ऊपर सरकार दबाव बना रही है, मुझे तरह तरीके से मुझे जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। न्यूज तब बनती है, कोई काम शांति से हो जाता है तो न्यूज नहीं बनती है। जब तक उसको प्रोपेगेंडा ना बन जाए तब तक वो न्यूज नहीं बनती है। तो जो न्यूज आप बनाते हैं, और राजनीतिक लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किस भी परिस्थिति को, कैसी सिचुएशन को कैसे उसको न्यूज में कन्वर्ट करना है। जैसे जब, अब मैं विजय कौशिक जी का भी नेताजी का एग्जांपल देता हूं, जब इंदिरा गांधी को जेल जाना था तो इंदिरा गांधी ने वेट किया और तब तक वेट किया, कहा नहीं मुझे हथकड़ी लगाकर ही जेल ले जाओ। वह तो सीधे सीधे जेल जा सकती थी, सीधे साधे अपने आप को
सरेंडर कर सकती थी, नहीं, लेकिन उनको प्रोपेगेंडा क्रिएट करना था तो उन्होंने हथकड़ी लगा ली। तब जब आदमी को प्रोपेगेंडा क्रिएट करना होता है, अच्छा इंदिरा गांधी ने क्यों किया था? वो भी सिंपैथी के लिए किया था, वो भी पब्लिक सेंटीमेंट्स को अपनी ओर इन्वॉल्व करने के लिए किया था। जो काम इस वक्त ममता बनर्जी कर रही है, ममता बनर्जी एक सदी हुई राजनीतिक है, मैं उनको मानता हूँ कि बहुत परिपक्व राजनीतिक है। पूरे देश में अगर किसी ने बीजेपी को ढंग से टक्कर दी है तो वो ममता दीदी नहीं दी है, और उनको अच्छे से पता है कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको मोटिवेट करना है कि जो उनके फेवर में जाए। तो ममता दीदी वो कर रही हैं। जहां तक बात रही जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो हल्ला करेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे भी बात आएगी, तो वो बाउंड है कि वो शम्सी आजाद जी, जिस तरीके से सारी बातें हुई, सौरभ त्रिपाठी जी ने भी यहाँ पर क्लैरिफाई करके थोड़ी बातें यहाँ पर रखी। अब ये देखिए, चुनावों में ज्यादा वक्त तो नहीं रह गया है, 3 महीने लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वक्त रह गया है। मार्च या अप्रैल में जो वोटिंग है वो होगी, चुनावी प्रचार भी जल्द देखा जाएगा कि शुरू हो जाएगा जोर शोर से। पर अब आप ये बताइए, ये जो मसला आकर खड़ा हुआ है, अगर ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड प्ले कर भी रही हैं तो ये विक्टिम कार्ड तो उनके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी बताती है। इतिहास में भी अगर आप पिछले चुनावों में उठाकर देख लें तो अब सवाल यहाँ पर ये आपके लिए कि कहीं ये ना हो कि ये जो ईडी की एंट्री हुई है ये बीजेपी के लिए नेगेटिव पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप देखिए वो चुनावी पैटर्न, चाहे झारखंड उठा लीजिए, दिल्ली उठा लीजिए, महाराष्ट्र उठा लीजिए या और दूसरे राज्य उठा लीजिए, विपक्ष आपको इसी मुद्दे पे घेरता है कि चुनावों से पहले ईडी की एंट्री, सीबीआई की एंट्री। तो कहीं ये ना हो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाए और ममता बनर्जी आगे निकल जाए अपने विक्टिम कार्ड के साथ। सबसे पहले तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और ईडी सीबीआई ये राजनीतिक नहीं है, ये अपनी सरकारी जांच एजेंसी है, ये अपना काम लगातार करती रहती है। सरकारें भले बदलती रहे लेकिन ये अपना काम क्या कहते हैं स्वतंत्र रूप से करती रहती है। तो ये आरोप लगाना है विपक्ष का, क्योंकि भाई जब सरकारें चली जाती है तो जांच तो लाजिम थी कि भाई विपक्ष के लोगों पर ही ज्यादातर जांच होती है और आरोप भी इन्हीं के ऊपर निकलते, क्योंकि ये अपनी सरकारों में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से करते रहते हैं। अब बात यह है कि इस बात पर ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड पे खेलने का वक्त नहीं मिलेगा, जो एसआईआर जिस तरीके से इन्होंने, आपने देखा होगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी दिखलाया गया था कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर लाइन लगी हुई थी। इतने लाख लोग तो बांग्लादेश के बंगाल से ऐसे निकल गए जिनके फर्जी वोटर हुआ करते थे। तो ममता बनर्जी इससे भी परेशान है, टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता इसलिए परेशान है कि सरकार जाने के बाद जब जांच होगी तो कहीं ना कहीं हम भी जो इसके दायरे में आएंगे और हमको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो बिल्कुल तड़प है, बिल्कुल बेचैनी, और किस तरीके से ये उसका मोहित जी जो इसका समर्थन भी करे ये भी आप देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जब जांच करने के लिए एजेंसी वहां पर पहुंची, आप संविधान की बात करती, आप आज जिस तरह से सड़कों पर निकल रहे अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आज उस समय भी निकली होती जब हॉस्पिटल का कांड हुआ था, जब महिलाओं को मारा गया, जब उसके साथ बलात्कार हुआ था, कितने लोगों ने मिलकर किया था, उस समय भी आप निकलती महिला को इंसाफ दिलाने के लिए। तो समय समय पर कई चीजें देखी गई हैं जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं। अब ये जो नया प्रकरण सामने आया है जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है, अभी आगे क्या रंग लाएगा, किसके लिए नफा का सौदा साबित होगा, किसी के लिए नुकसान का सौदा साबित होगा, ये सब वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना होगा किसकी जीत होगी, किसकी हार, किसके लिए ये ईडी की एंट्री चुनावों से पहले प्लस पॉइंट होती है, किसके लिए नेगेटिव पॉइंट होती है, और ये तभी पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। और अभी चुनावी बिगुल कुछ ही समय में बहुत जल्द बज ही जाएगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल प्रश्नकाल में मेरे साथ बस इतना ही। कुछ ही देर में देखना ना भूलें बियॉन्ड हेडलाइंस।